हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास फॉर ऑल लेक्चर सीरीज में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसको आप किस तरह से समझेंगे और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको एग्जाम के लिए कौन सी बात में ध्यान रखनी है। ठीक है, इन सभी लेक्चर्स के माध्यम से किसी भी एग्जाम में जो बाल विकास का सेक्शन है उसमें आपके नंबर हमेशा पूरे आएंगे। कोई भी चीज़ मेरे लेक्चर से बाहर नहीं आएगी, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि ये लेक्चर कई सारे नोट्स और प्रीवियस पेपर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम एज वेल फॉर पीडीएफ्स एंड अदर डिस्कशंस। टेलीग्राम का नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है। ओके, चलो आओ बिना समय बर्बाद किए पढ़ना शुरू करते हैं। बस सब्सक्राइब कर देना। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो ज़रूरी बात है कि इस सिद्धांत उसने अपनी किस बुक में दिया है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने एक बुक लिखी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि की इंग्लिश मल्टीपल इंटेलिजेंस ही तो होती है। तो अपनी इस किताब में उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत को समझाया है। ओके, तो ये बुक याद रखनी है आपको। पहले उन्होंने कहा कि बुद्धि के क्षेत्र हैं 7, फिर हुई आलोचना, तो उन्होंने करना पड़ा रिवीजन, 2 और जोड़ दिया और फिर उन्होंने कहा कि अब बुद्धि के क्षेत्र होते हैं टोटल 9। देयर आर 9 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। 9 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस के कारण इसे मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत बोला जाता है। जिसमें पहली बुद्धि कौन है? भाषागत बुद्धि। भाषा सीखने की क्षमता होना। उनके अनुसार जिस व्यक्ति में भाषा सीखने की क्षमता अच्छी होती है, उसे यूज करने की, उसे समझने की, उस प्रकार के व्यक्ति कवि और लेखक जब बनने चलते हैं तो बहुत सफल होते हैं। अगर वो अन्य किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उतने सफल नहीं हो पाते हैं। कवि और लेखक बनने जाएंगे या कोई स्क्रीन राइटर, कॉपी राइटर, ब्लॉगर, ठीक है, भाषण लिखने वाले, इन सब चीज़ों में जब वो जाते हैं तो वो अधिक सफल होने के चांस होते हैं। दूसरी प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई, तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसमें तर्क की क्षमता ज़्यादा हो, गणित की क्षमता यानी कि नंबर्स के साथ खेलना जिसको अच्छा लगता हो, उस प्रकार के लोग वैज्ञानिक और अभियंता बनने जाएंगे तो बहुत सफल होंगे। अगर वो चित्रकार बनने चले गए तो उन्हें बहुत दिक्कत आएगी। अगली प्रकार की बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थानिक आयामों को अच्छे से समझते हैं, उनमें त्रिविमीय चिंतन की क्षमता ज़्यादा होती है। इसका अर्थ क्या है कि वो आंख बंद करके भी किसी चीज़ के संपूर्ण आकार को अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं। तुमसे अगर मैं कह दूं कि तुम अपने पिता को इमेजिन करो तो उनके जूते किस प्रकार के इमेजिन करोगे, तुम्हें ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, केवल शक्ल इमेजिन नहीं करनी होती है। तो इस तरह की जो त्रिविमीय चिंतन की क्षमता है उसको स्थानिक बुद्धि बोला। और ये जो जिनकी अच्छी होती है वो वास्तुकार अच्छे बनते हैं क्योंकि वो मूर्ति अच्छी बना सकते हैं, चित्रकार अच्छे होते हैं क्योंकि वो चित्र का इमेजिन अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, और चूंकि नाविक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जनरली लोग नाविक को लीडरशिप से या गणितीय बुद्धि से ही जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नाविक होना स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत इसलिए आएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, दिशा कौन सी है, किस तरफ जाना है, किस गति से जाना है, वो सबका आइडिया भी स्थानिक आयाम के अंतर्गत ही आएगा। ड्राइवर भी जैसे आएगा। ठीक है, अब अगली प्रकार की बुद्धि है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि, जिसे संगीत का अच्छा ज्ञान होता है, सुर ताल, जिसकी आवाज़ अच्छी होती है, जो नेचुरली टैलेंटेड होता है, अगर वो संगीतकार, गायक, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर बनने जाता है तो वो अधिक सफल हो सकता है। वो अगर जो है वैज्ञानिक बनने चला जाए तो उसे दिक्कत आ सकती है। अगली प्रकार की बुद्धि है शारीरिक गतिक। शारीरिक गतिक, जो शरीर की गतिविधि को नियंत्रित कर ले, जो अपने शरीर पे फोकस भी रखता हो, उसे नियंत्रण में भी रखता हो, उसे मजबूत बनाने में ध्यान भी देता हो, उस प्रकार के व्यक्ति को शारीरिक बोलेंगे। और वस्तुओं, और जब शरीर बोला जाता है तो एक तो मानव शरीर हो गया, और इसी तरह से जब वो वस्तुओं के साथ भी व्यवहार करने लगे, जो जनरली वैज्ञानिकों और अभियंताओं के साथ कॉमन माना जाएगा, वस्तुओं को संभालना वगैरह, तो उसे शारीरिक गतिक बोलेंगे। ये हिस्सा वैज्ञानिक से भी कॉमन है और स्थानिक से भी कॉमन है। पर ऑब्वियसली शारीरिक गतिक है तो उसका फोकस जिन चीज़ों पर होगा वो होगा स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस,
जो गहरी सोच रखते हों, चीज़ों के बारे में विचार ज़्यादा करते हों, बाल की खाल ज़्यादा निकालते हों, अपने बारे में सोचते अधिक हों, अपने हिसाब से सोचते अधिक हों, दुनिया को अपने लेंस से अधिक नापने का प्रयास करते हों और दुनिया के हिसाब से स्वयं को भी नापने का प्रयास करते हों। ठीक है। अभिप्रेरणा और इच्छाओं को जानकर उस ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया में यूज करना हो। सीधी सी बात है, समझो कि कोई व्यक्ति क्या चाहता है, उस ज्ञान को उस व्यक्ति के साथ अपना फ़ायदा लाने में इस्तेमाल करना। ठीक है, उसे अंतर्वैयक्तिक बोला जाता है। इस प्रकार के लोग दार्शनिक, राजनेता, समाज सेवी, भाषण देने वाले, प्रवचन करने वाले, इन सब में ज़्यादा माहिर हो जाते हैं। अब वो था अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। अब ये है इंट्रापर्सनल, अंतःवैयक्तिक। अपनी भावनात्मक क्षमता को अच्छे से समझ चुके हैं और उससे ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, तो इस प्रकार के लोग समाज सेवी, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, परामर्शदाता में बनते हैं, जो हर चीज़ को अपने हिसाब से सोचते हैं और करते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लग रही है तो वो गलत ही है और वो उसको हटाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि आखिरी में जोड़ी गई। प्रकृति के प्रति केवल संवेदनशीलता हो तो वो डॉक्टर, पर्यावरणविद बनते हैं। जनरली जो दार्शनिक और अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक होता है उनमें प्रकृतिवादी कॉमन माने जाते थे पहले, पर रिवीजन के समय गार्डनर ने कहा चलो एक्स्ट्रा ही लिख देते हैं। तो प्रकृति के बारे में संवेदनशीलता। अस्तित्ववादी बुद्धि जो आध्यात्म में घुसे रहते हों, दार्शनिक बुद्धि का अगला लेवल कि आध्यात्म में जो ज़्यादा ही घुस गया है कि हम कौन हैं, ये क्या है, सत्य क्या है, वो सब, तो उसे अस्तित्ववादी बुद्धि उन्होंने कह दिया। इस प्रकार की 9 बुद्धियां हैं। ठीक है। अब इनने कहा कि 9 बुद्धियां दिमाग के अलग अलग हिस्सों में होती हैं। दिमाग के भी इनने 9-10 हिस्से कर दिए कि इस हिस्से में इस प्रकार की बुद्धि होती है, इस हिस्से में इस प्रकार की। तो जब कोई स्थिति आती है तो उससे संबंधित एक विशेष हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, शुरू हो जाता है, काम करने लगता है और हम उस प्रकार से काम करने का प्रयास करते हैं, ये उन्होंने कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए दिमाग के अगर एक हिस्से में चोट लगी है तो उसी हिस्से में जो बुद्धि होगी वही कमज़ोर होगी, बाकी बुद्धियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और एक क्षमता, जैसे एक प्रकार की बुद्धि है तुम्हारी, वो बहुत असाधारण है, बाकियों में तुम शून्य हो, तो उसे विद्वान रोग लक्षण कहा जाता है। ये भी गार्डनर ने अपनी किताब में बताया है। तो विद्वान रोग लक्षण किस किताब में लिखा है, तुम्हें किताब का नाम पता होना चाहिए, किसने दिया ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब गार्डनर के सिद्धांत को क्लास में यूज करो कैसे, बुद्धि के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र है ना, तो तुम ये पता करोगे किस लड़के की बुद्धि किस प्रकार की है, वो किस प्रकार की बातों में रुचि रख रहा है, उस हिसाब से उसको मोटिवेट करना है, उस हिसाब से उसे पढ़ाना है। ठीक है। और एक प्रकार की बुद्धि को पढ़ाने के तरीके दूसरे प्रकार की बुद्धि में काम नहीं आते, तो हर तरीके से आपको आना चाहिए पढ़ाना। ठीक है। अब एक समस्या भी है इसमें, लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना क्या है कि इनने जो ये बोला है ना कि एक हिस्से में दिमाग के एक प्रकार की बुद्धि होती है और अगर उसमें चोट लगे तो वही बुद्धि का हिस्सा जो इफेक्ट होगा, ये गलत है। हर बुद्धि आपस में जुड़ी है, एक प्रकार की बुद्धि का इफेक्ट दूसरे प्रकार की बुद्धि में पड़ता है। एक प्रकार की बुद्धि आपकी अच्छी है तो आप विभिन्न फील्ड्स में अच्छा करने का थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट, नेता बन सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये जो वर्गीकरण है इसके पीछे का तर्क इनने दिया नहीं, क्योंकि शोध इनका बहुत कम था। और इनने जो चूँकि ये बोल दिया ना कि सब हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक अधिक होती है, तो जो सामान्य बुद्धि, जो इससे पहले सब वैज्ञानिक चिल्ला रहे थे कि देखो नॉर्मल चीज़ें करने की बुद्धि हर व्यक्ति में होती है, स्पेशल काम करने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। गार्डनर ने ऐसा नॉर्मल और स्पेशल का खेल ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि 9 भाग होते हैं, बात खत्म। और दूसरा जो विद्वान रोग के चक्कर में था, तो उन्होंने कहा कि चूंकि तुम एक चीज़ में अच्छे हो और बाकी चीज़ में शून्य हो तो तुम विद्वान रोग है तुम्हारे अंदर, ये एक डिसीज़ बोल दी है। उसको डिसीज़ बोल दिए तो इलाज भी होगा, फिर 50 चीज़ें होंगी। तो उन्होंने प्रतिभा को बुद्धि मान लिया, जो उन्होंने कहा जो बाकी लोग बोले गलत है। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत की। अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ, नोट्स लेने हो टेलीग्राम से ले लो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।